पिछले 10 दिन में इंडिया में ऐसी 3 बातें हुई हैं जो सबने देखा बट शायद सबने इनको कनेक्ट नहीं किया। सबसे पहले 11 मई को हैदराबाद में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यह अनाउंस किया कि इस साल कोई गोल्ड मत खरीदो, वर्क फ्रॉम होम करो और फॉरेन ट्रिप्स अवॉइड करो। उसके बाद 13 मई को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने गोल्ड और सिल्वर का जो इंपोर्ट ड्यूटी है 6% से बढ़ा के 15% कर दिया। एंड इसके बाद जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आ गई है जिससे सब हिल गए हैं, जो ये बता रहा है कि कैसे सितंबर 2026 में क्रूड ऑयल एक मैसिव शॉर्टेज की तरफ जा सकता है एंड इंडिया कैन बी वन ऑफ द बिगेस्ट विक्टिम्स। रिपोर्ट ये भी बताती है कि कैसे इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो गया है 38 बिलियन डॉलर से, वो भी सिर्फ 10 हफ्तों में। और ये सिचुएशन और खराब हो जाती है जब जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट ये भी बताती है कि एफपीआईज ने इंडिया से सेल किया है ऑफ 1.18 लाख करोड़ इन 2026 और इसलिए स्टॉक मार्केट की हालत वो भी टाइट हो रही है। 3 बातें 3 दिन 1 हफ्ते में। अब आई एम श्योर रील्स में आपने काफी चीजें सुन ली होंगी, आपने पॉलिटिशियंस को एक दूसरे पे फिंगर्स उठाते हुए भी देख लिया होगा, लेकिन कोई ये बता ही नहीं रहा कि ये 3 बातें अलग अलग नहीं है। ये एक सेम प्लेबुक है जो 2013 में भी हुई थी, जो 2022 में भी हुई थी। और आज का वीडियो सिर्फ एक न्यूज कमेंट्री नहीं है, रादर आज का वीडियो मैं आपको ऑनेस्टली ये 3 जवाब दूंगा। इन दिस सिचुएशन व्हाट शुड यू डू? शुड यू बी कंसर्न्ड इन द करंट सिनेरियो और दिस इज अ मैसिव अपॉर्चुनिटी। मैं आपको सारा डेटा दिखाऊंगा सोर्सेज के साथ, और जहां सोर्सेज कंफर्म नहीं है मैं आपको वो क्लियरली बता दूंगा, क्योंकि ये आपके पैसों का सवाल है। मेरा नाम हर्ष गोयल है और इस चैनल पे हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप पैसे के लिए सैक्रिफाइस करें इन योर लाइफ। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो आपकी सेविंग्स हैं आप उनको बेस्ट तरीके से यूज कर पाओ और आप पैसों को समझो हाउ डू द रिच मैनेज देयर मनी, हाउ इन दीस सिचुएशंस मनी मैनेजमेंट शुड बी डन। तो आज का वीडियो कोई पॉलिटिकल नहीं है, आज का वीडियो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट नहीं है, आज का वीडियो किसी भी इन्फ्लुएंसर के अगेंस्ट नहीं है। आज का वीडियो बस एक अजम्पशन के अगेंस्ट है दैट दिस टाइम इट्स डिफरेंट। ये एक पैटर्न है जो हर एक इन्वेस्टर को समझना चाहिए और आप तो आज ही समझोगे। टोटलिटी में 3 लेवर्स हैं और हर लेवर को हम समझेंगे सोर्सेज के साथ। लेवर नंबर 1, पब्लिक अपील। 11 मई को हैदराबाद में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला, देशवासियों 1 साल तक गोल्ड मत खरीदो, फॉरेन ट्रिप्स करना वो अवॉइड करिए एंड वर्क फ्रॉम होम करिए। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं उनकी स्पीच का पैराफ्रेज बता रहा हूँ। और उसी स्पीच में रीजन क्या बोला? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स उनको बचाना है। क्यों? ईरान यूएस वॉर की वजह से। अब एक बार आरबीआई के डेटा पे नजर डालते हैं। 27 फरवरी 2026 वॉर से पहले हमारे देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वाज एट 728.49 बिलियन डॉलर्स, ऑल टाइम हाई। फिर ऑन 1 मई 2026 वॉर के बाद हमारे रिजर्व्स कम होके पहुंच गए टू 690 बिलियन डॉलर्स। सिर्फ 10 हफ्तों में 38.5 बिलियन डॉलर्स गायब। और ये डेटा क्रॉस वेरीफाइड है मिंट से, द वीक से एंड बिजनेस स्टैंडर्ड से। अब ये लेवल 1 इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज यहाँ पे सरकार एक वॉलंटरी कोऑपरेशन मांगती है। किसके साथ? एक पेट्रियोटिक एंगल के साथ। और ये एक बहुत इफेक्टिव सॉफ्ट टूल होता है। एक पॉलिटिशियन पब्लिक से रिक्वेस्ट करे। आप वीडियो के एंड तक देखना, सब समझ आ जाएगा। फिर आते हैं लेवल 2 पे, इंपोर्ट ड्यूटी हाइक। पब्लिक से अपील ऑलरेडी कर चुके हैं, एक सॉफ्ट ग्राउंड बन चुका है। फिर पब्लिक अपील के सिर्फ 3 दिन बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या डिक्लेयर किया? नोटिफिकेशन नंबर 15 ऑफ 2026। बेसिक कस्टम्स ड्यूटी फ्रॉम 5% से बढ़ के हो गई है 10% तक। नोटिफिकेशन नंबर 16 2026। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सेस है 1% से बढ़ के हो गया है 5%। ये दोनों मिलके इफेक्टिव इंपोर्ट ड्यूटी 6% से 15% तक हो गई है, वो भी मिडनाइट से इफेक्टिव। अब इसका रिएक्शन स्टॉक मार्केट्स में क्या आया? MCX जून गोल्ड फ्यूचर्स 7.2% से ऊपर चला गया, 1,64,497 फॉर 10 ग्राम्स। चेन्नई में अगर आप 22 कैरेट रिटेल गोल्ड लेते मंडे को उसकी प्राइस थी 14,100 पर ग्राम। फिर वेडनेसडे को सिर्फ 2 दिन बाद उसकी प्राइस हो गई 15,400 पर ग्राम। सिर्फ 2 दिन में 1,300 रुपए पर ग्राम का जंप। दिल्ली में गोल्ड इज 1,56,800 रुपीज फॉर 10 ग्राम्स। सिल्वर इज फॉर 2,77,000 रुपीज फॉर केजी। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री का इसकी पे जो लॉजिक क्या था? कैलिब्रेटेड एंड प्रोपोर्शनेट इंटरवेंशन डिजाइन टू इंकरेज मॉडरेशन ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ नॉन एसेंशियल्स। तो आसान भाषा में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने प्रायोरिटाइजेशन किसकी रखी है?
क्रूड ऑयल की, फर्टिलाइजर की, इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल्स के लिए, और गोल्ड को क्या रखा है, नॉन एसेंशियल। और यही सेम चीज जून 2022 में जब रशिया यूक्रेन वॉर थी उस समय भी की गई थी, जब गोल्ड में ड्यूटी 10.75% से बढ़ा के क्या कर दी थी, 15%। ये ना सरकार का दूसरा मूव होता है, जहां पहले वो पब्लिक से अपील करेगी, दूसरा उसको खुद एनफोर्स करेगी। अब आता है द थर्ड लेवर, दैट इज क्रूड ऑयल। ये तीसरा लेवर ना सबसे कम डिस्कस होता है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। यूएस ईरान वॉर फेब 2026 में स्टार्ट हुई थी, तब से लेकर आज तक जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोस है वो अंडर कॉन्स्टेंट प्रेशर है। इंडिया का 85% डिपेंडेंसी है बाहर के क्रूड ऑयल में, और उस 85% का 60% क्रूड ऑयल गल्फ रीजन से आता है, एंड ज्यादातर जो भी गल्फ रीजन से क्रूड ऑयल आ रहा है वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोस से ही आता है, और ये आप बहुत बार सुन चुके हैं और आपको पता है। तो इसलिए मैं डायरेक्टली आ रहा हूँ जेपी मॉर्गन की रिसर्च पे, जिनके हिसाब से ब्रेंट क्रूड ऑयल 2026 में एक्सपेक्टेड है $96 पर बैरल के आसपास रहने वाला है, एंड Q3 ऑफ 2026 में, विच इज जुलाई टू सितंबर 2026, इस टाइम पे एक्सपेक्टेड है क्रूड ऑयल की प्राइस $104 पर बैरल तक जा सकती है। एंड वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मोस को बंद कर दिया जाए तो अकॉर्डिंग टू जेपी मॉर्गन क्रूड ऑयल की प्राइस $150 पर बैरल तक चली जाएगी। एंड ये एक वर्ल्ड वाइड फैक्ट है, कहीं भी आप वॉर करवा लो, जैसे ही क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ती है, India is one of the most vulnerable economies in the entire world because structurally हमारी क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंसी विद टाइम से बढ़ी ही है। और हाँ, हम रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर रहे हैं, बट वो इतनी जल्दी कोप अप कर ही नहीं सकता है, और सिचुएशन इतनी सीरियस है। गोल्डमैन सैक्स ने तो ये भी कोट किया है कि शायद ये सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का शॉक होने वाला है पूरी दुनिया के लिए इन द एंटायर हिस्ट्री। अब यहाँ पे अगर आपको डोनाल्ड ट्रंप पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो शायद वो गुस्सा बनता भी है। लेवल 3 में हो क्या रहा है, गवर्नमेंट बहुत क्वाइटली अपनी क्रूड ऑयल रिजर्व्स को मैनेज कर रही है और प्रोटेक्ट कर रही है। आप एक सिंपल सिचुएशन इमेजिन करो, अगर 10 करोड़ सैलरीड इंडियंस 1 लीटर पेट्रोल यूज कर रहे हैं ऑफिस से आने जाने के लिए हर रोज, और सिर्फ ये is nearly 200 करोड़ लीटर्स ऑफ पेट्रोल एवरी सिंगल डे। नाउ इमेजिन अगर इंडिया में हाइब्रिड वर्क आ जाए या वर्क फ्रॉम होम कल्चर आ जाए, और अगर इसका सिर्फ आधा भी हम बचा लें, इसका मतलब हम 100 करोड़ लीटर्स ऑफ पेट्रोल हर रोज बचा रहे हैं, जिसका मतलब इंडिया विल सेव 10,000 करोड़ इन अ मंथली सेविंग, जिसका मतलब 1.2 लाख करोड़ ईयरली सेविंग। साथ ही साथ लेस ट्रैफिक, लेस पोल्यूशन, लेस ऑयल इंपोर्ट्स, आपकी फैमिली में सेविंग्स बढ़ जाएंगी। एंड सिर्फ एक ये पॉलिसी चेंज अगर इंप्लीमेंट हो गया, इतना बड़ा इसका इंपैक्ट होगा। 3 लेवल समझ आए, लेवल 1 वॉलंटरी अपील, लेवल 2 ड्यूटी हाइक कर दीजिए, एंड लेवल 3 क्रूड ऑयल मैनेजमेंट। और तीनों का टारगेट एक ही है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उसको बचाना है। ये तीनों चीजें एक ही प्लेबुक है, और ये प्लेबुक इंडिया में पहले भी चली है। अब सवाल सिंपल है कि फ्यूचर में क्या होगा, और यहीं पे वीडियो का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है, जहां पे हमें देखने वाले हैं कि ये प्लेबुक सरकार ने पहले कैसे और कब यूज की थी, और मार्केट्स ने कैसे रिएक्ट किया था। अब चलते हैं साल 2013 में। इस साल यूएस फेडरल रिजर्व ने ये सिग्नल दिया कि वो अब बॉन्ड परचेजेस को बंद करने वाले हैं। फिर होना क्या था, इमर्जिंग मार्केट्स लाइक इंडिया, जहां पे बहुत सारा बाहर का पैसा आ रहा था, अब वो सब वापस जाने लग गया, जिस चक्कर में रुपी टूटने लग गया। मई 2013 में 1 USD was 54 रुपीस, एंड सिर्फ अगस्त 2013 तक 1 USD became 68 रुपीस, 25% डेप्रिसिएशन। फिर उस समय गवर्नमेंट ने क्या किया, पहले लेवल 1 फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम आए, उन्होंने जनता से अपील की गोल्ड खरीदना कम करिए, करंट डेफिसिट को बचाने में हेल्प करिए। फिर लेवल 2 गोल्ड पे इंपोर्ट ड्यूटी हाइक शुरू कर दी, फ्रॉम 4% टू 6% टू 8%, एंड सितंबर 2013 तक तो ये 10% तक चला गया था। फिर आया लेवल 3 एग्रेसिव इंटरेस्ट रेट हाइक। 91 डे जो ट्रेजरी बिल था 7.5% से 12% तक चला गया, 440 बेसिस पॉइंट से सर ऐसे बढ़ गया। उसके ऊपर आरबीआई ने एनआरआई डिपॉजिट्स के लिए अगर डॉलर स्वैप करना है उसके लिए एक स्पेशल विंडो खोली, जिससे उनको 26 to 30 बिलियन डॉलर्स का फायदा मिला। और जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये आरबीआई के रिकॉर्ड्स हैं, एंड पूरा डिटेल केस स्टडी बिजनेस स्टैंडर्ड में है। तो जब सरकार ने ये 2013 में किया तो उस समय मार्केट्स का क्या रिएक्शन रहा, निफ्टी 50 अपनी पीक से सीधा 10% गिर गया, निफ्टी जूनियर मिड कैप्स 15% से गिर गए, निफ्टी स्मॉल कैप तो और भी ज्यादा गिर गए। बैंकिंग ने सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्म किया, बट एट द सेम टाइम
जो सेक्टर्स विनर्स थे इन 2013, वो सेक्टर्स वो थे जिनको रुपी डिप्रिसिएशन से फायदा मिलता। वो सेक्टर्स थे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, जैसे आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, बिकॉज ये तो पेमेंट्स डॉलर में कमाते हैं और इंडिया में ज्यादा रुपये मिल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मार्केट्स की रिकवरी कब हुई? अगस्त 2013 में हालत खराब थी, रिकवरी हो गई अप्रैल 2014 में। सिर्फ 8 महीने में पूरा मार्केट स्टेबलाइज कर गया। जो इन्वेस्टर ने अगस्त 2013 में पैनिक करके सब बेच दिया, उसकी क्या हालत हुई आप एक बार खुद सोचिए। अब मैं आपको ले जाता हूं साल 2022 में, ड्यूरिंग द रशिया यूक्रेन वॉर। हाँ, ये टाइम वही था जहां पे हम सब यही अज्यूम कर रहे थे कि रशिया यूक्रेन की वॉर कभी होगी ही नहीं, और होगी तो 1-2 महीने में खत्म हो जाएगी। बट ऑफ कोर्स ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रशिया यूक्रेन वॉर अभी तक चल रही है। रशिया ने फरवरी 2022 इस टाइम पे यूक्रेन पे अटैक करना शुरू किया। सेम चीज दैट हैपेंड, क्रूड ऑयल प्राइसेस वो बढ़ गए, रुपी में एक डाउनवर्ड प्रेशर आ गया, जो एफआईआईज हैं दे स्टार्टेड सेलिंग आउट इस लेवल पे कि 2021 में जितने एफआईआईज इंडिया में आए थे वो थे ऑफ $3.8 बिलियन, एंड 2022 में जब रशिया यूक्रेन वॉर हुई, सिर्फ फर्स्ट हाफ ऑफ 2022 में आपको पता है कितने पैसे एफआईआईज ने वापस निकाले? $28.4 बिलियन। आप खुद सोचिए ये टर्न राउंड कितना मैसिव था। फिर इंडिया ने क्या किया? वही 3 लेवर्स। लेवर 1, सबसे पहले पब्लिक कम्युनिकेशन, कि पब्लिक से बोला कि इंपोर्ट्स थोड़ा कम करो। लेवर 2, जुलाई 2022 में गोल्ड पे दोबारा इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी फ्रॉम 10.5% टू 15%। एंड लेवर 3, रशिया से क्रूड ऑयल खरीदना, वो भी डिस्काउंट पर, बेसिकली क्रूड ऑयल मैनेजमेंट। अब बात करते हैं मार्केट्स का 2022 में क्या हुआ। हो सकता है शायद आपको ये याद हो, निफ्टी 50 की इन द ईयर 2022 रिटर्न रही ऑन एवरेज 4 to 5%, लेकिन उसमें सेक्टर्स की कहानी अलग थी। निफ्टी आईटी जो था वो सबसे वर्स्ट परफॉर्मर रहा, सीधा -17%। बैंकिंग, ऑटो, मेटल्स, ये थे वो सेक्टर्स विच आउट परफॉर्म लाइक क्रेजी। यहां पे आपने एक और पैटर्न नोटिस किया, 2013 में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स वो जीते, और 2022 में डोमेस्टिक डिमांड ओरिएंटेड सेक्टर्स वो जीते। तो आप पैटर्न देख रहे हो, सेम है। दोनों ही बार गवर्नमेंट ने फॉरेन रिजर्व उसको ही मैनेज किया, दोनों बार स्टॉक मार्केट से सर्वाइव किया, एंड दोनों बार सेक्टर रोटेशन हुआ। क्लियर पैटर्न है, एंड 2026 इज नो डिफरेंट। सिर्फ ट्रिगर अलग है, जो इस बार है ईरान वॉर, बट जो लेवर्स हैं वो सेम है, जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स है वो भी सेम है, जो मार्केट का बिहेवियर अभी तक आ रहा है ना वो भी एकदम सेम है। इधर आओ, कैन यू स्मेल द अपॉर्चुनिटी, यस और नो? अब मैं आपको सीधा जवाब देने वाला हूं। क्या आपको इस सिचुएशन में डरना चाहिए? डरना आपको 3 सिचुएशन में चाहिए। पहला, अगर सिस्टम फेलियर हो जाए। इंडिया में अभी भी $690 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, विच आर द 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो हम उस सिचुएशन नहीं है जो सिचुएशन में हम 1991 में पहुंच गए थे और हमें गोल्ड गिरवी रखवाना पड़ा था। वी आर वेरी सेफ, तो डोंट बी स्कैर्ड। सेकेंड सिचुएशन जहां आपको डरना चाहिए, अगर कोई इरिवर्सिबल डैमेज हो जाए, जो अगेन नहीं होगा। ईरान यूएस वॉर एक ना एक दिन तो ठीक होगी, क्रूड ऑयल प्राइसेस एक ना एक दिन तो नॉर्मलाइज होंगी, एंड एफआईआईस वो भी रो पिट के वापस आ ही जाएंगे, तो इरिवर्सिबल भी नहीं है। थर्ड चीज, आपको डरना तब चाहिए अगर आपकी नॉलेज में गैप हो, आपकी इंफॉर्मेशन में गैप हो। वो तो चलो सर, गोयला ने आपकी मदद कर दी है, इस वीडियो के थ्रू वो गैप तो एकदम किल हो गया। तो डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बट कंसर्न जरूरी है, और कंसर्न लेजिट है कि एफआईआईस का जो आउटफ्लो हो रहा है हमारे देश से वो ऑल टाइम हाई पे खड़ा हुआ है। जनवरी 2026 में आउटफ्लो था ऑफ अराउंड 35,000 करोड़, फरवरी में नेट इनफ्लो हो गया ऑफ अराउंड 22,000 करोड़, फिर मार्च 2026 में रिकॉर्ड आउटफ्लो हो गए ऑफ मोर देन 1,17,000 करोड़, फिर अप्रैल 2026 में भी आउटफ्लो हुआ ऑफ मोर देन 60,000 करोड़। ये सारा एनएसडीएल का डेटा है। एंड मार्च 2026 में निफ्टी 50 की क्या हालत हो गई? 13% से गिर गई। अब दूसरा जो एक कंसर्निंग साइन है कि अभी तक एफआईआईस का इतना लमसम बेचने का काफी सालों से इतना हमें इफेक्ट पड़ा नहीं है, बिकॉज डीआईआईस जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं वो भर भर के मार्केट्स में पैसे डाल रहे हैं, एंड अल्टीमेटली वो हम सबसे रीराउट हो रहा है। बात यह है कि कब तक ये डीआईआईस का जो बाइंग है, कब तक ये एफआईआईस की सेलिंग को कंट्रोल कर पाएंगे, कब तक इसको अब्सॉर्ब कर पाएंगे, ये एक और क्वेश्चन है। एंड तीसरा एक कंसर्निंग साइन ये है कि एज अ इंडियन इन्वेस्टर शायद आप बाहर इतना इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि सेबी ने 2008 में $7 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अब्रॉड की लिमिट को सेट किया था। वो लिमिट आज तक
चेन जमी हुई है एंड ज्यादातर जो भी म्यूचुअल फंड्स इंटरनेशनली इन्वेस्ट करते हैं ना, वो उस लिमिट के आसपास ही पहुंच गए हैं। इसलिए कितने ही म्यूचुअल फंड्स जो इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने अब पैसा लेना बहुत कम कर दिया और अपना एक्सपेंस रेशियो बहुत बढ़ा दिया। वहीं पे अगर आप बोलोगे कि कोई नहीं, मैं डायरेक्ट यूएस में इन्वेस्ट करूंगा, तो उस पे भी आप पे 20% टीसीएस कटेगा। हाँ, आपको पैसा वापस मिल जाएगा यार, बट कौन इतने लंबे प्रोसेस पे लगेगा, और आपका वर्किंग कैपिटल तो 12-15 महीने के लिए लॉक हो गया ना। तो अगेन, इन सब चीजों से क्या आपको डरना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। क्या आपको कंसर्न होना चाहिए? यस। और चिंता मत करो, 2013 में भी हुआ था, 2022 में भी हुआ था, और दोनों बार मार्केट से रिकवर किया था। सही बात है। अब यहां पे मैं आपको कोई जेनरिक एडवाइस नहीं देने वाला, ना ही मैं आपको कोई स्टॉक टिप देने वाला हूं सर। मैं आपको एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देने वाला हूं, आप इसको फॉलो करोगे ना, आप कभी नहीं फंसोगे। और अगर आप उनमें से हो जो चाहता है कि गोयला, मुझे सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, मुझे एक प्रोफेशनल मेरे साइड चाहिए जो मेरे पोर्टफोलियो को देखे और मुझे बताए मेरे लिए सही अपॉर्चुनिटीज क्या है इंटरनेशनल मार्केट्स में, सही अपॉर्चुनिटीज क्या है इन माई पोर्टफोलियो, कौन से स्टॉक्स में खरीदूं, कौन से स्टॉक्स में बेचूं। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट गोयला फाइनेंशियल सर्विसेज। ये एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कंपनी है, जहां पे हम एक्ट करते हैं एज योर पर्सनल सीएफओस। पैसा पूरा कंट्रोल में रहेगा। हम आपके पोर्टफोलियो को ट्रैक करेंगे, हर स्टॉक को बताएंगे, आपको नई अपॉर्चुनिटीज बताएंगे, आपको ये बताएंगे कब बेचना है, कब खरीदना है। कोई भी आपको डाउट हुआ, वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प यू। और हमारा सिर्फ एक ही इंटरेस्ट है कि आपका रिटर्न पोर्टफोलियो से तगड़ी आए और आपके लाइफ गोल्स वो मीट हो। इसके लिए हमने एक वेल्थ डायग्नोस्टिक कॉल रखा है, जो आप बुक कर सकते हैं, नीचे पिन कमेंट में है। और इस कॉल में हम आपका पोर्टफोलियो डिस्कस करते हैं, आपके चैलेंजेस डिस्कस करते हैं, एंड व्हाट यू विल गेट इज कंप्लीट अनबायस्ड एडवाइस टू हाउ टू मेक श्योर कि जब मार्केट्स बढ़ेगा, और अभी तो पूरी ग्रोथ बाकी है, आप उसका पूरा फायदा उठा पाओ। So if you are a serious investor and you are serious about creating long-term wealth, नीचे जो वेल्थ डायग्नोस्टिक कॉल का लिंक है, वहां जाके अपना कॉल जरूर फिक्स कराइएगा। अब पूरा सिस्टम आपका 4 एक्शंस का है। सबसे पहला एक्शन, डोंट पैनिक। केस स्टडीज मैंने आपको समझा दिया है, एंड 2013 में तो ये डॉक्यूमेंट हुआ था कि सिर्फ 8 महीने में मार्केट्स रिकवर्ड। तो अभी पैनिक के चक्कर में या किसी रील के चक्कर में ड्रास्टिक स्टेप्स आपको नहीं लेने ऑफ बाइंग और सेलिंग इन योर पोर्टफोलियो। एक्शन 2, एसेट एलोकेशन। कितनी मैं आपको इंडियन फैमिलीज दिखाऊंगा जो 8 से 12 एसआईपीस कर रहे हैं, बट दे हैव नो डाइवर्सिफिकेशन। व्हाई? बिकॉज डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी कर रहे हैं, एंड ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स कुछ चुनिंदा कंपनीज में ही इन्वेस्ट कर रही हैं। आपका डाइवर्सिफिकेशन डज नॉट ओनली नीड टू बी इन इक्विटीज, यू नीड टू डाइवर्सिफाई इन गोल्ड, in international markets, in unlisted stocks, in equities, in mutual funds, in debt, everywhere। और लॉन्ग टर्म में ना सर, आपको एसेट एलोकेशन ही है जो तगड़ी रिटर्न्स देने वाला है। जैसे कि अभी फॉर आवर एडवाइजरी क्लाइंट्स, आपको पता है उनके लिए सबसे ज्यादा आउट परफॉर्मिंग क्या हो रहा है? हमारी इंटरनेशनल मार्केट्स की इन्वेस्टमेंट। एसेट एलोकेशन पे इसलिए ध्यान देना है। थर्ड एक्शन, गोल्ड स्ट्रैटेजी को रिकंसिडर करो। सर, पूरी जनता अभी गोल्ड पे आ गई है, और सिर्फ गोल्ड खरीदना इज नॉट द राइट मूव, और गोल्ड का बहुत हाइप हो चुका है। नॉर्मलाइज इट। एंड एक्शन नंबर 4, जनता का बिहेवियर समझो, पैटर्न समझो। ये सेम चीजें बार बार होती हैं, और एक चीज आप लिख के ले लो कि सर, स्टॉक मार्केट में ना जनता पैसा कमा ही नहीं सकती। और ये मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, आप किसी भी मार्केट्स की बात ले लो, दिस इज अ साइकोलॉजिकल गॉड डैम फैक्ट। क्यों? जनता फिकल माइंडेड होती है, जनता साइकोलॉजिकली घूम जाती है। जनता क्या करती है? 2024 में सबने मिड कैप स्मॉल कैप में पैसे डाल दिए, और अब नीचे फंसे हुए हैं। क्यों? बिकॉज जब मार्केट पीक में होता है, मीडिया जनता का दिमाग खराब कर देती है। जनवरी 2026 को देख लीजिए, गोल्ड सिल्वर कितना हाइक में थे, हर बंदा गोल्ड सिल्वर पे एक्सपर्ट बन गया, सबने गोल्ड सिल्वर में पैसे डाल दिए, और अब गोल्ड सिल्वर की क्या हालत हो गई है। और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बताऊं, स्टॉक मार्केट्स में जनता अभी जा रही है, एसआईपीस कम हो रही है, जनता का भरोसा उठ रहा है स्टॉक मार्केट से। क्यों? पिछले 2 साल से रिटर्न्स बहुत एवरेज आई है, एंड ये वो टाइम है जब आपको अपॉर्चुनिटी उठाना है। ये वो टाइम है जब हमें मार्केट्स में घुसना है विद द स्मार्ट मनी। अभी इतनी मैसिव अपॉर्चुनिटी है जो शायद हमें कोविड के टाइम पे मिली थी, बिकॉज अभी तो असली बुल रन आएगा। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है, और मैं पूरी जान लगा दूंगा कि आप मिस ना करो। याद है वीडियो की शुरुआत में मैं आपको क्या दिखा रहा था कि जो भी अभी हो रहा है ना, ये कुछ नया नहीं है, ये एक प्लेबुक है, और ये प्लेबुक पिछले 13 साल से चल रही है। और सबसे बड़ा लेसन जो मैं चाहता हूं आप आज ले जाओ कि सर, मार्केट्स और इकोनॉमीज पैटर्न्स पे चलते हैं, और पैटर्न्स रिपीट करते हैं। एंड इफ यू एज ए इन्वेस्टर आपने पैटर्न्स को सर समझ लिया ना, तो आपकी आने वाली 2-3 जनरेशन सर वो फाइनेंशियली फ्री हैं अभी से ही। इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना। वीडियो यहां तक देखने के लिए धन्यवाद।